मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया और चौथा हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया जिसका नाम है आक्सीकरण अभिक्रिया। इसको कहते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा नाम भी है किसका, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, जुड़ गया ना यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, या इसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जुड़ करके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे हो रही है कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई देगा वो समझ जाएंगे हम कि कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया यानी कि अगली जो अभिक्रिया है, भले इसमें मैं दूसरा लिख रहा हूं, इसको पहला लिखा हूं, लेकिन हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 अभिक्रिया पढ़ चुका है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता हो, बाहर निकलता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, यह कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। जब कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, अकेले हो जाता है। ठीक है, अब ये बताइए कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, वहां से ऑक्सीजन क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। तो अब कॉपर जो है वह कैसा हो गया, अकेले हो गया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर कैसा हो गया है, अकेले हो गया है, यानी कि इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर चला गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है उस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आप क्लास 11th में जाएंगे तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का बहुत सारे डिफिनेशन पढ़ेंगे हाइड्रोजन के आधार पर, ठीक है, फिर हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, तो बहुत सारे डिफिनेशन पढ़ेंगे। ऐसा भी देखने को मिलता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कि कार्बन के साथ मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जब जिंक से करा दिया जाए तो हो जाता है जिंक ऑक्साइड
ZnO अब प्लस कार्बन क्या हो जाता है, अकेले हो जाता है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बाहर चला गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो अभिक्रिया है वह है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, तीनों एक ही अभिक्रिया का नाम है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, यानी कि उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता भी है कहीं और कहीं से ऑक्सीजन निकलता भी है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और निकलेगा तो अपचयन अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में ये दोनों दिखाई देता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, दोनों दिखाई देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये बताइए कि ऑक्सीजन जो है वह जिंक के साथ चला जाएगा और कार्बन क्या हो जाएगा, अकेले। कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, अब कार्बन बेचारा कैसा हो गया है, अकेले हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, और देखिए जिंक अकेले था, अब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण को ही कहते हैं क्या, उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या उसी को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की जरूरत पड़ती है। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर देते हैं, यानी कि ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं, तो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इस अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा देना पड़ता है। तो जिस अभिक्रिया को ऊष्मा देना पड़ता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जो पूरा होने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, खुद ऊष्मा रिलीज करती है। ऐसी अभिक्रिया जो पूरा होने के बाद ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे बिना बुझे हुए चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना बनता है। यानी कि जैसे चूना मार्केट से खरीद के लाइए, आप उसको पानी में डाल दीजिए, तो पानी के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो देखते हैं कि वो पानी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। यानी कि अभिक्रिया होने के बाद वह खुद ऊष्मा को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। इसका मतलब कि वो कौन सी अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जब आप बाहर से क्या करते हैं, चूना खरीद के लाते हैं, चूना पत्थर खरीद के लाते हैं, आप उसको पानी में डाल देते हैं। तो जब पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो पानी होता है वह हीट हो जाता है, ठीक है।
यानी कि जब चूना पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा रिलीज करता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो बनेगा CaOH का ट्वाइस। ठीक है, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। साथ ही साथ इसमें रिलीज होगा क्या? ऊष्मा रिलीज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ में आ गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया। फिर से एक बार, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, या इसी कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता भी है और ऑक्सीजन बाहर भी निकलता है। एक जगह ऑक्सीजन जुड़ेगा तो दूसरी जगह ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा कराने के लिए, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बिना ऊष्मा दिए, बिना उसको हीट किए वो अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, उसको हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ऐसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो पूरा होने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऐसी अभिक्रिया जो पूरा होने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का प्रयोग, यानी कि ऑक्सीकरण का प्रयोग। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रयोग है, लेकिन उसमें हम सबसे पहला जो देखते हैं वो देखते हैं संक्षारण। संक्षारण किसके वजह से होता है? तो उपचयन की वजह से होता है, ऑक्सीकरण होने की वजह से होता है। धातुओं का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है। और उपचयन अभिक्रिया होने के कारण क्या होता है? संक्षारण। आइए देखते हैं कि संक्षारण होता क्या है। तो जब धातुएं अम्ल के संपर्क में आती हैं, नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं, जब धातुएं अम्ल के संपर्क में आती हैं या नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है? उसकी सतह नष्ट होने लगती है और उसका चमक भी समाप्त होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। आप लोगों ने देखा होगा लोहे में जंग लगता हुआ, ठीक है, रेड कलर का जंग लगता है। अब जब जंग लगता है तो उसकी सतह, जो लोहे की सतह होती है, वो क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। और उसका चमक भी पहले की तरह नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही चांदी में भी लगता है, ब्लैक कलर का उसमें लगता है। संक्षारण होने की वजह से उसका रंग कैसा होता जाता है? ब्लैक होता जाता है। ऐसे ही जो तांबा वगैरह होता है, कापर वगैरह होता है, उसमें ग्रीन कलर का लगता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? संक्षारण होने की वजह से। जब धातुएं किसके संपर्क में आती हैं? तो धातुएं अम्ल के संपर्क में आ गई, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आ जाती हैं, तो उनका कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? उसके अंदर उपचयन अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण उसका सतह नष्ट होने लगता है और उसका चमक भी क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जब धातुएं अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं, संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है? तो उसकी सतह नष्ट होने लगती है, उसकी सतह नष्ट होने लगती है और उसका चमक भी समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब धातुएं किसके संपर्क में आती हैं? जब धातुएं अम्ल या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं तो उनका सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और उसका चमक भी समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और इसका वजह क्या है? इसका होने का वजह है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया होने की वजह से संक्षारण होता है किसी भी धातु में। ठीक है, वैसे हम तीसरे चैप्टर में धातु और अधातु में संक्षारण से रोकथाम पढ़ेंगे कि संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं।
संक्षारण होने की वजह से करोड़ों रुपये जो होते हैं वो सालों में बर्बाद हो जाते हैं। वैसे हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, वैसे हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे धातु और अधातु में कि संक्षारण होने से कैसे रोकते हैं, संक्षारण होने से बचाव, संक्षारण को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, संक्षारण होने की वजह से करोड़ों रुपया हमारे देश में बर्बाद होते हैं। हमारे ही देश में नहीं, हर जगह बर्बाद होते हैं, क्योंकि जो पुल होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं और लोहे में क्या होता है, संक्षारण होता है, और संक्षारण होने की वजह से पुल नष्ट भी हो जाता है। बहुत सारे जैसे ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, रेल का इंजन हो गया, रेल का डब्बा हो गया, उसमें यूज होता है लोहे का, और उसके संक्षारण होने की वजह से वो बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, उसका रोकथाम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरे चैप्टर में। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो देखिए विकृत गंधिता क्या होती है, जब तेल युक्त अथवा वसा युक्त भोजन को हम लंबे समय तक रखते हैं, जब तेल युक्त या वसा युक्त, चर्बी युक्त, ठीक है, तेल या वसा युक्त, तेल लगा हुआ भोजन या वसा लगा हुआ, घी लगा हुआ भोजन को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें से क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, पहले जैसा उसका गंध नहीं रह जाता है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जब हम किसको, तेल युक्त अथवा वसा युक्त भोजन को लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें से क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी पहले की तरह नहीं रह जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता से रोकने के लिए क्या उपाय करते हैं, हम ये उपाय करेंगे कि जो भोजन है, जो तेल है, जो वसा है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करे, यानी कि उसमें उपचयन अभिक्रिया ना हो। इस वजह से चिप्स के पैकेट में या बिस्किट वगैरह के पैकेट में ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके उसकी जगह पर हम अक्रिय गैस भर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस वगैरह भर देते हैं, ताकि वह भोजन के साथ रिएक्शन ना करे। कौन सा रिएक्शन ना करे, उपचयन अभिक्रिया ना हो। ठीक है, अब चैप्टर समाप्त होता है।